अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख है और आज मैं आपके रेस्पिरेटरी क्लास की एमसीक्यूज को हम कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 95। सो क्वेश्चन नंबर 95, द पेशेंट, इसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसके मैं की पॉइंट्स आपको बता दूं कि इसमें जो है वो क्या करना चाह रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने पेशेंट की जो है वो सर्जरी प्लान के बाद पेशेंट को हमने जो है ना वो हमने इसको एंडोट्रेकियल जो है वो ट्यूब पे पेशेंट को प्लेस की, पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया, ठीक है। और लेकिन उसकी पेशेंट को जो है वो सैचुरेशन जो है ना वो अचानक जो है वो ड्रॉप कर गई है। तो फर्स्ट इमीडिएट में हमारा जो है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी जो है ना पेशेंट वाइटली अनस्टेबल होता है तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है हमारे साइड पर लिखा हो उससे हम कहते हैं कि एटीएलएस प्रोटोकॉल। एटीएलएस प्रोटोकॉल एटीएलएस प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले ए बी सी डी ई, इसका नमोनिक है ए बी सी डी ई। एयरवे प्लस सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन, डी डिसेबिलिटी, ई एक्सपोजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एयरवे मेंटेन करेंगे। एयरवे के अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आती है। तो सबसे पहले इस पेशेंट को जो है हम ऑक्सीजन देंगे। तो हम पहले पेशेंट का एयर मेंटेन करेंगे। तो एयरवे के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 96 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर हमारे पास ये है कि पेशेंट जो हमारे पास आया है 12 ईयर ओल्ड बॉय, स्नेक बाइट के साथ, जो 12 घंटे पहले इसको हुई थी। अब ड्रूपिंग आईलिड्स, फ्रोथ एट माउथ, bilateral ptosis and difficulty in breathing. What immediate therapeutic measure is necessary to save his life? So the patient is also having ATLS protocol. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। पेशेंट को स्नेक बाइट हुई है, स्नेक बाइट को लेके ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है, टोसिस है। टोसिस के बाद क्या देंगे, ड्रूलिंग का मतलब फोर्थ थर्ड का मतलब ऊपर झाग गई, ड्रूलिंग हो रही है, ड्रूलिंग, ठीक है। और टोसिस एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पेशेंट जो है वो सांस ले पा रहा है, ठीक है। जब भी पेशेंट वाइटली अनस्टेबल हो तो हमने जो लगाना है वो क्या लगाना है, ATLS प्रोटोकॉल। क्या लगाना है, ATLS प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इस केस में आप देखें कि पेशेंट को सबसे पहले ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, पेशेंट पहले ब्रीदिंग रूल आउट करेंगे, उसके बाद हम अंडरलाइन चीज को ट्रीट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो हमारे पास बनता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन इसलिए कि पेशेंट को डिफिकल्टी आ रही है, द पेशेंट इज अनएबल टू ब्रीथ, ठीक है। अनएबल टू ब्रीथ की वजह से हमने एटीएलएस प्रोटोकॉल लगाए। एटीएलएस प्रोटोकॉल लगाने की वजह से अनएबल टू ब्रीथ, एटीएलएस प्रोटोकॉल के मुताबिक हम पेशेंट का एयर वे ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे। इसका ब्रीथिंग मेंटेन करने के लिए हम जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए। तो इसका आंसर बना हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। Now moving to question number 97. A 30-year-old miss go to the emergency room with history of RTI के पेशेंट के साथ आया है। He is hypoxic cyanosis with blood pressure, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर जो है हमारे पास पेशेंट hypoxic और hypoxic and patient is cyanosed, so his blood pressure is dropped, respiratory pressure is going up, and trachea is shifted towards left side. Trachea shift the patient को multiple rib fracture on the right side with reduced chest sound, hyperresonant percussion note, ठीक है। सो मैंने कल आपको कल भी उस दिन भी बताया था कि जब भी पेशेंट हो हमारे पास ट्रॉमा के साथ है, आरटीआई हो, चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट हो, जैसे इसमें आरटीआई है, इससे पेशेंट क्या होगा, रिब्स फ्रैक्चर्स ऑन राइट साइड, ठीक है। रिब्स फ्रैक्चर ऑन राइट साइड, ठीक है। मैंने कल रिपीट किया था इस बार। उसके बाद पेशेंट प्लस वाइटली अनस्टेबल हो, ठीक है, वाइटली अनस्टेबल हो, प्लस पेशेंट के अंदर जो है डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो, प्लस पेशेंट के अंदर ट्रैकियल शिफ्ट हाइपर रेजोनेंस हो,
या डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स। ठीक है, ये आज चीजें जो है ना वो आपने क्या करनी है याद। मैं रिपीट कर रहा हूँ। द पेशेंट इफ प्रेजेंट्स विद चेस्ट ट्रॉमा आर्टिया दैट मे हैव रिस्क फ्रैक्चर ऑन राइट साइड, इसमें दिया हुआ है वाइटली अनस्टेबल हो, डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो या ट्रैकियल शिफ्ट हाइपर रेजोनेंस और ब्रेथ साउंड्स हो, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो क्या बनना है, वो हमारे पास बनना है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, क्या बनना है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, patient with chest trauma, vitally unstable, distended neck veins, or tracheal shift, hyporesonance, or decreased breath sounds, the diagnosis job will be tension pneumothorax। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको सारा समझाया था, आज हम इसमें टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 98 इसमें वापस क्या है हमारे पास, कह दूं कि इसमें देखें जो लॉस ऑफ वेट cough, purulent sputum for past 6 months, finger clubbing and bronchial breathing। ठीक है, डाटा परसों मैंने आपको उस दिन बताया था क्रॉनिक कफ प्लस लॉस ऑफ वेट प्लस purulent स्पूटम। ठीक है, ठीक है, और प्लस एनी क्लबिंग कर लें इसके अंदर आप, तो ये फीचर्स हों तो आपका क्या आंसर बनना है टीटी। लेकिन जो मेन फीचर इसके हैं मैं हाईलाइट करता हूँ, क्रॉनिक कफ प्लस लॉस ऑफ वेट प्लस प्रूडेंट स्पूटम, ये फीचर जिस पेशेंट में हो तो आप में जो है वो टीबी की तरफ सोचना है। पेशेंट में क्लबिंग हो भी सकती है, प्लस माइनस काले नहीं भी हो सकती, लेकिन पेशेंट को अगर क्रॉनिक कफ हो, ठीक है, क्रॉनिक कफ प्लस लॉस ऑफ वेट हो पेशेंट को, लॉस ऑफ वेट हो पेशेंट को, उसके बाद स्पूटम हो पेशेंट को, प्रूडेंट स्पूटम हो, ठीक है, तो आपका जो डायग्नोसिस है प्लस पेशेंट को कह देंगे कैविटी लीजन्स आए चेस्ट एक्सरे पर, कैविटी लीजन्स ऑन चेस्ट एक्सरे, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो हमारे पास बनना चाहिए क्या, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, रिपीटिंग, chronic cough, loss of weight, purulent sputum, cavity lesions on chest X-ray plus minus clubbing, आपका जो डायग्नोसिस बनेगा वो क्या बनेगा, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस ठीक है, तो ये देखिए पेशेंट दोबारा आया है हमारे पास आरटीआई के साथ। ठीक है, आरटीआई के साथ हमारे पास पेशेंट आया है, अनकॉन्शियस है, उसका वाइटल पेशेंट जो है वो अनस्टेबल है, तो आपका प्राइमरी एक्सपोजर क्या होगा भाई, मैंने कहा था कि क्या आ जाएगा जी, एटीएलएस प्रोटोकॉल, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर। तो पहले दो क्या है, एयरवे और ब्रीदिंग, तो इसका आंसर क्या है, सिक्योर एयरवे एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले कर चुके हैं। नाउ मूव टू कस्टमर 100। कस्टमर 100 के अंदर हमारे पास कह देंगे 55 ईयर ओल्ड पेशेंट। ठीक है, इसमें आप देखें कि मैंने आपको कल भी ये बताया था, देखें स्मोकर पेशेंट है। ठीक है, और कफ के साथ आया है, पेन इन द लेफ्ट अपर लिम, upper limb breaking in vaccine environment, drooping of the Horner syndrome, is in a left apical region and erosion of the first rib. The most diagnostic Pancoast tumor। कल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था, आज मोटा मोटा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट हमारे पास आया है। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको डायग्राम बनाई थी, मैं इसको यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में मॉडिफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है पेशेंट का जो है वो लंग है, यहाँ से जो है पेशेंट की बेस है लंग की, ये पेशेंट की कहते हैं कि एपेक्स है। ठीक है, मैं रिब किसी और कलर से बनाता हूँ। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ना स्टर्नम है, स्टर्नम। ठीक है, ये मैन्यूब्रियम है, ये स्टर्नम है, ये फॉर स्टर्नम है। हमारे पास जहाँ से जो है फर्स्ट रिब जा रही होती है, फर्स्ट रिब के बाद नीचे सेकंड रिब जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्यूमर जो बनता है इसको हम कहते हैं पैनकोस ट्यूमर, इसको मैंने जो हाईलाइट कर दिया है एपेक्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास कहते हैं पीछे हमारे पास यहाँ पर कहते हैं कि वर्टिब्रास पड़ी होती हैं, वर्टिब्रास के हमारे पास जो सिंथेटिक चेन पड़ी होती है, सिंथेटिक चेन से हमारे पास कंप्रेशन से हॉर्नर सिंड्रोम होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस गुजरता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ। इसकी इंजरी से हमारे पास कहते हैं कि एक पेन होती है, पेन प्लस वीकनेस, ये हमारे पास क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, इसकी इंजरी से हमारे पास होती है पेन प्लस वीकनेस इन अपर लिम्ब।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि पीछे कहते हैं कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे लोकलाइज्ड पेन होगी, सिंपैथेटिक चेन से हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा कल बताया था, थोड़ा बहुत आज मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट एक हॉर्नर सिंड्रोम के साथ आए। हॉर्नर सिंड्रोम क्या है? हॉर्नर सिंड्रोम ये है कि पेशेंट मायोसिस प्लस एनहाइड्रोसिस प्लस माइडोसिस एनाडोसिस प्लस टोसिस, इसको हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। पेशेंट को पेटोसिस तो दिया हुआ है, पेटोसिस भी पेशेंट को है। उसके लेफ्ट अपर लिम्ब भी है, जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कफ पेशेंट को उसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से है, और हेजीनेस इन द लेफ्ट अपर रीजन। चेस्ट एक्सरे पेशेंट का हमने कराया है, उसमें यहाँ पर जो है हमें हेजीनेस नजर आई है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। रिपीटिंग मतलब ये कि पेशेंट विद हॉर्नर सिंड्रोम का पेन एंड वीकनेस इन अपर लिम्ब के बाद कहते हैं कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद हेजीनेस इन द लेफ्ट अपर चेस्ट एंड पेशेंट विल प्रेजेंट इन सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम। सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम जो इसमें नहीं दिया हुआ, सुपीरियर वीना केवा सिंड्रोम, ठीक है। उसमें क्या होगी जी? स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस प्लस रेडनेस, ठीक है। अगर पेशेंट हमारे पास कहते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम के साथ आए, पेन इन वीकनेस लेफ्ट लिम्ब के साथ आए, हेजनेस इन द लेफ्ट अपर चेस्ट के साथ आए, ठीक है, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ अपर फेस के साथ, आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा? पैनक्स ट्यूमर इन द पेशेंट ऑफ स्मोकर, ठीक है, स्मोकर पेशेंट, हॉर्नर सिंड्रोम, एपिकल रीजन में रेड हाइजीनेस, ठीक है। उसके पास पेन लेफ्ट अपर लिम्ब एंड रेडनेस ऑफ फेस, तो उसका हम क्या कराएंगे? पैनक्स ट्यूमर, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन भी बताया, कल भी बताया था, आज ने फिर तो रिपीट कर दिया है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन 101 में कहते हैं कि पेशेंट है, ठीक है, उसको ड्राई कफ 1 ईयर है, इट हैड कैप्टन, रात को उसको उठती रहती है और 20, ठीक है। मैंने आपको कल भी उसने रिपीट कर रहे हैं कि अस्थमा का डायग्नोसिस का जो बेसिक 3 तरीके हैं, वो आपके जो 3 सिम्टम्स है वो आप मैंने बोले, कौन सा है? ड्राई कफ, कौन सी जी? एपिसोडिक, ठीक है। पेशेंट को आपसे ड्राई कफ हो, प्लस वीजिंग हो, प्लस चेस्ट टाइटनेस, प्लस आखिरी चीज वर्सनिंग ऑफ कफ एट नाइट, ठीक है। तो आपका जो डायग्नोसिस है वो बनेगा एस्थमा। क्या बनेगा? एस्थमा। सो रिपीटिंग पेशेंट ड्राई कफ plus wheezing plus chest tightness plus bursting of cough at night to always got from bronchial asthma, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर कह दें कि 102 क्वेश्चन में आप देखें कि पेशेंट को हेपेटिलेक्टमी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अच्छा जी, ठीक है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि स्वाय CHF के केस में, स्वाय CHF मतलब क्रॉनिक हार्ट फेलियर के केस में, और सॉरी कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में एक्सेप्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, आपने हर केस में प्लूरल इफ्यूजन की टैप करना है, प्लूरल आपने टैप करना है, ठीक है। प्लूरल क्या करना है? टैप। रिपीटिंग, स्वाय एक्सेप्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, आपने हर प्लूरल इफ्यूजन में प्लूरल टैप करना है, ठीक है। ऑल प्लूरल इफ्यूजन शुड बी टैप। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल प्लूरल इफ्यूजन मस्ट बी टैप except in the case of congestive heart failure, ठीक है। ये आप याद रख लें, आपका कोई सबक सॉल्व ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। all pleural effusion must be tapped except in the case of congestive heart failure, ठीक है।
सो इसका जो आंसर हमारे पास है वो प्लूरल टाइप करना है। बाकी चीज लाइट क्राइटेरिया है इसके अंदर। लाइट क्राइटेरिया जो है आपने ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स में पहले सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। अभी हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 103। क्वेश्चन 103 में कहते हैं कि a 55 year old male diagnosed with COPD is admitted to be respiratory tract is getting affected, ठीक है। एक चीज जो है मैं आपको बता दूं कि सीओपीडी के केस में क्या होती है, CO2 रिटेंशन। CO2 रिटेंशन सीओपीडी के केस में क्या होती है, CO2 रिटेंशन। CO2 रिटेंशन से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो दो रिसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल रिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, एक होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। मैं आपको जो डायग्राम से समझाता हूँ उसको। ये हमारे पास सपोज कर पेशेंट है, पेशेंट ये वाला हमारे पास पेशेंट है, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं यहाँ पर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। एक हमारे पास होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। अब आपने जो है ये याद रखना है कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, कीमोरिसेप्टर, दे आर strictly sensitized to chronic retention of CO2, ठीक है। सो जो सेंट्रल रिसेप्टर्स हमारे पास वो हमेशा सेंसिटाइज होते हैं क्रोनिक रिटेंशन CO2, मतलब एक वक्त आता है उनके ऊपर आपकी बॉडी में जितनी मर्जी CO2 इंक्रीज हो, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो हैं वो रेस्पिरेटरी ड्राइव को स्टिमुलेट नहीं करते। आपकी बॉडी में जितने मर्जी CO2 रेज हो जाए, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रेस्पिरेटरी ड्राइव रेज नहीं करते। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक रिटेंशन ऑफ CO2, ठीक है। तो COPD के केस में क्रोनिक CO2 टेंशन होती है। क्रोनिक CO2 टेंशन होगी तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, ठीक है, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। सॉरी, डिसेंसिटाइज का मतलब ये है कि कभी भी आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको उसके जो CO2 के रेज होने से स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब स्टिमुलेट नहीं होंगे तो सिर्फ एक रिसेप्टर्स बचेंगे जिससे आपका रेस्पिरेटरी ड्राइव स्टिमुलेट होगी। हमारे पास बचेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ही हैं जो कि हमारी जो है वो अयोर्टा कैरोटिड बॉडी में होते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ड्राइव को स्टिमुलेट करेंगे। और कौन सी करेंगे, हाई PaCO2 लेवल्स जो है वो उनको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन 105 में ये हमारे पास है कि यंग एडल्ट पेशेंट है वो यंग शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पेन माउथ। सो हमारे पास अब ये कहते हैं एक यंग पेशेंट हमारे पास आया है, तो मैं आपको उसकी इतना बता दूं थोड़ा सा कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आए, पेशेंट हमारे पास आए, अब पेशेंट कम्स विद, कहते हैं कि ये हमारे पास मुंह ड्रूलिंग ऑफ सिक्रीशंस, ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ सिक्रीशंस, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का गला है, पेशेंट के गले में कहता हूँ कि पेशेंट को हो ओडाइनोफेगिया। ओडाइनोफेगिया का मतलब ये है कि पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है, पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग हो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कहते हैं कि फीवर हो, फीवर होने के बाद पेशेंट को कहते हैं कि आप पेशेंट को कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो आपने उसका जो है वो ट्राइपॉड पोजीशन में बैठा हो, ट्राइपॉड पोजीशन में हो, ट्राइपॉड पोजीशन में पेशेंट बैठा हो, ठीक है। और पेशेंट का आपने एक्सरे करवाएं, पेशेंट का आप अगर एक्सरे निकलवाएं तो उस पर आए थंब प्रिंट साइन, क्या आए, थंब प्रिंट साइन। तो आपका जो डायग्नोसिस बनेगा वो बनेगा acute epiglottitis। आई एम रिपीटिंग, इफ अ पेशेंट कम्स विद फीवर प्लस ड्रूलिंग ऑफ सिक्रेशंस प्लस ओडाइनोफेगिया प्लस ट्राइपॉड पोजीशन और एक्सरे के ऊपर अगर थंब प्रिंट साइन नजर आए तो आपका डायग्नोसिस बनेगा acute epiglottitis। इसमें देखें क्या बना हुआ है, उसको फीवर है और ओडाइनोफेगिया है, और पेशेंट को कहते हैं कि उसकी जो जो है क्या नाम है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, और
उसकी जो साउंड है वो मफल्ड है। एक चीज मैं भूल गया, वो मैंने लिखी हुई थी यहाँ पर, आप इसको ठीक कर लें। वॉइस इज अनअट्रैक्टिव का आप मफल्ड साउंड कर लें, और ये वाले लाइन को मिटा के लिख दें देयर इज ड्यूलिंग ऑफ सलाइवा। ये अपनी गलतियां दो ठीक कर दें, वॉइस इज मफल्ड एंड देयर इज ड्यूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है। और अगर पेशेंट की जो वॉइस है वो मफल्ड हो, ठीक है, तो आपका रेफरेंस बनेगा अक्यूट एपिग्लोटाइटिस रिपीटिंग फीवर, फीवर के बाद ड्यूलिंग ऑफ सलाइवा और डायनोफेगिया, वॉइस इज मफल्ड, ट्राइपॉड पोजीशन, एक्सरे पर थंबप्रिंट साइन, डायग्नोसिस में भी अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्वेश्चन में देखें आप कि पेशेंट को जो है हमारे पास कहते हैं कि रिपीट न्यूमोथोरैक्सिस है इंडिकेशन, और न्यूमोथोरैक्सिस, ठीक है। न्यूमोथोरैक्सिस का मतलब ये है कि मल्टीपल न्यूमोथोरैक्स, मल्टीपल न्यूमोथोरैक्स, पेशेंट को बार बार न्यूमोथोरैक्स हुआ पड़ा है, ठीक है। और अब पेशेंट को जो है हमारे पास कहते हैं कि वन लार्ज एम्फीसेमेटस बुल्ला on right side. The best option to provide anesthesia for this procedure would be general anesthesia with double lumen tube, ठीक है। ये एक सवाल जो है वो रट्टे वाला है, इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है, इसमें कोई इतना खास जो है वो कंसेप्ट नहीं है। इसको आपने याद कर लेना है कि अगर पेशेंट को रिपीट न्यूमोथोरैक्सिस हो और पेशेंट के अंदर पेशेंट को अगर रिपीट न्यूमोथोरैक्सिस हो और पेशेंट को अगर एम्फीसेमेटस बुल्ले अंदर पड़े हों, तो आपने जो है पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है। डबल ल्यूमेन ट्यूब कौन सी, एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात कर रहा है ये, डबल ल्यूमेन ट्यूब ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात कर रहा है कि जो डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने कब देनी है, जब पेशेंट को मल्टीपल न्यूमोथोरैक्स और लार्ज एम्फीसेमेटस बुल्ले हों, तो आपने पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया विद डबल ल्यूमेन ट्यूब देनी है। ये सवाल बिल्कुल रट्टे वाला है, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि पेशेंट हमारे पास जो है वो आया है रिसीविंग हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा की केस आ गई है, स्ट्राइडर के साथ आया। और देखिए ऑकुलर ट्रॉमा इज ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, द मोस्ट एसेंशियल स्टेप वुड बी सेम ट्रॉमा केस है तो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, उसमें ए बी सी डी वाला प्रोटोकॉल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए करेंगे तो ऑप्शन क्या चलेगा, मेंटेन एयरवे, ठीक है। अब 1 ईयर ओल्ड a 1-year-old boy, a 1-year-old boy wake up at 4 a.m. with loud respiratory sounds। तो इसका जो एग्जामिनेशन समझ किया गया, देखें मैंने पहले भी कहा था, साइनोसिस, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, स्ट्राइडर, व्हाट इज द बेस्ट नेगेटिव बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। अक्यूट एपिग्लोटाइटिस जैसे मैंने रिपीट किया, क्या होगा, फीवर प्लस मफल्ड साउंड प्लस डायनोफेगिया, ठीक है, प्लस थंबप्रिंट साइन, ठीक है, प्लस माइनस स्ट्राइडर। वो तो आपका जो डायग्नोसिस है वो बनना क्या चाहिए, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्या बनेगा, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। सो द पेशेंट अक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, इसलिए आप ये देखें कि पेशेंट को जो है एक साइनोसिस हो चुकी है और दूसरा पेशेंट को कहते हैं आप कि पेशेंट को स्ट्राइडर है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, ठीक है। ये जो चीजें जो है हमें डिपेंड कर रही हैं कि पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, और जब बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो हम क्या करते हैं, फौरन पेशेंट को हम पहले एडमिट करेंगे, पेशेंट को पहले हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, ठीक है। रिपीटिंग, इफ पेशेंट विद फीवर, मफल हार्ट साउंड्स और डायनोफेगिया एंड थंबप्रिंट साइन प्लस माइनस स्टेटन कम्स, जो डायग्नोसिस एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखें कि इस पेशेंट का सीवियर है, पेशेंट को साइनोसिस है और पेशेंट को इंस्पिरेटरी स्टाइडर है, इंस्पिरेटरी स्टाइडर पेशेंट का पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो आपने पेशेंट को हमेशा एडमिट करना है पीडियाट्रिक आईसीयू के अंदर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 108 109, ठीक है। A patient
A patient, an 18-year-old laborer with while carrying sudden, देखें, sudden severe breathlessness, right side chest pain, ठीक है, और breath sounds, इसको ठीक कर ले, breath sounds are decreased on right side. Sudden severe breathlessness, right side chest pain plus breathless breath sounds are decreased on right side. Your diagnosis क्या है जी? Pneumothorax. ये पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ. ओके, पेशेंट वाइटली अनस्टेबल नहीं है. पेशेंट इज वाइटली स्टेबल, सो इट इज नॉट टेंशन न्यूमोथोरैक्स. ठीक है, अगर पेशेंट वाइटली अनस्टेबल होता तो हम पेशेंट को क्या लेबल करते? टेंशन न्यूमोथोरैक्स. को पेशेंट वाइटली स्टेबल है इसलिए हम इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स लेबल नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 110. ठीक है, a young man developed an unstable neck due to fracture of C3 C4 vertebra. ठीक है, पेशेंट क्या है? ट्रॉमा का पेशेंट में हम पहले क्या करेंगे? हम इसकी करेंगे ABCDE प्रोटोकॉल. ABCD प्रोटोकॉल में पहले पेशेंट को एयरवे मैनेज करेंगे, एयरवे प्लस मैनेज करेंगे. ठीक है, और एयरवे मैनेज करने के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट की जो है वो इसमें नजर आ रही है वो ट्रैकियोस्टमी करेंगे. हम इसके एंडोट्रेकियल इंटीब्यूशन भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं करेंगे? ये आप याद रख लें कि आपके लेवल पर जब दो चीजें आ जाएं तो आपने एंडोट्रेकियल आपके लेवल पर अगर दो चीजें आ जाएं तो आपने एयरवे के अंदर एंटीओटोट्रेकियल डिफ्यूजन नहीं करनी. कौन कौन सी वो दो चीजें हैं जब आपने एयरवे के अंदर एंडोट्रेकियल डिफ्यूजन नहीं करनी? वो एक है वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, ठीक है, और हमारे पास दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेशियोलो मैक्सिलरी इंजरीज. कौन सी? इसका मतलब है कि अगर आपकी फ्रैक्चर्स ऑफ फेशियल बोन्स, ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि अगर पेशेंट को फ्रैक्चर ऑफ फेशियल बोन्स हो और वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो तो आपने एयरवे के अंदर एंडोट्रेकियल डिफ्यूजन नहीं करनी. ठीक है, तो इसका आंसर जो बना वो क्या बना? फिर ट्रैकियोस्टमी. क्या बना? ट्रैकियोस्टमी. अगर एंडोट्रेकियल डिफ्यूजन में ऑप्शन में होता तो आपने उस पर नहीं जानना, आपने इसका आंसर ट्रैकियोस्टमी ही लगाना है. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 111. क्वेश्चन 11 जो है पहले रिपीट हो चुका है, ये हम नहीं करेंगे, ये रिपीट एमसीक्यू है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 112. पेशेंट के अंदर सेम पेशेंट, देखें क्या कहा उसने? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, अनकॉन्शियसनेस है, तो आप पहले क्या करेंगे? एयरवे एंड सी स्पाइन. मैंने क्या कहा था? ABCDE. इसको याद कर लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी. एयरवे प्लस सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, इट इज योर ऑलवेज इनिशियल स्टेप. सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी. हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 113. 113 क्वेश्चन के अंदर आप देखें, हमेशा देखें, एक चीज हमेशा याद रख लें, कौन सी बला? हेमोप्टाइसिस without underlying bleeding disorder, plus without obvious lung disorder must be evaluated with ब्रोंकोस्कोपी. बस ये लाइन आपने याद रखनी है. ठीक है, हेमोप्टाइसिस विदाउट अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर
and without obvious lung disorder must be evaluated with bronchoscopy. अब इस पेशेंट में देखें नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है तो लंग डिसऑर्डर भी गया, ठीक है। ब्लड पिक्चर रिपोर्ट भी नॉर्मल है, जिसका मतलब क्या है कि ब्लड डिसऑर्डर भी पोस्टर नहीं है और ना ही ब्लड डिसऑर्डर की कोई पेशेंट में हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री ब्लड डिसऑर्डर की पेशेंट में नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी। सो आई एम रिपीटिंग, पेशेंट without underlying bleeding disorder and without obvious lung disorder, he must be evaluated with bronchoscopy. ठीक है, now move on to question number 114. ठीक है, 114 में जाने से पहले मैं आपको बेसिक थोड़ी सी एनाटॉमी जो है वो लंग की रिपीट करना चाहूंगा। क्या करेंगे, लंग की जो एनाटॉमी के अंदर जो हमारे पास है बेसिकली अब ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक लंग्स है दो, ठीक है, ये हमारे पास दो क्या है लंग्स, ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर जो है हमारे पास एक कहते हैं कि ऑब्लिक फिशर होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। लेफ्ट लंग में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर होता है, ठीक है। राइट लंग के 3 लोब्स हैं, 1 2 3। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं, 1 और 2। ये थी इसकी एंटीरियर साइड, ठीक है। पोस्टीरियर साइड ये होगी लंग की कि ये हमारे पास जो है एक लेफ्ट लंग राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास जो कहते हैं कि पोस्टीरियर होगी वो ये होगी कि जो हमारे पास जो लंग है वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे होगा और जो ये लंग है वो हमारे पास कहते हैं कि ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला लोब, दूसरा लोब, पहला लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, ठीक है। ये थी हमारे पास पोस्टीरियर साइड। रिपीटिंग, लंग की नॉर्मल एनाटॉमी देखें तो ये 2 लंग है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग एंटीरियर साइड। तो इसके 2 फिशर्स हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। इससे हमारे पास 3 लोब्स बने, ये फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब, ठीक है। और लेफ्ट लंग इससे ऑब्लिक फिशर है, इसमें हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता, इसके बने 2 लोब, फर्स्ट लोब, सेकंड लोब। इसको अपर लोब कह दे, लोअर लोब, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ठीक है, लोअर लोब, ठीक है। सो पोस्टीरियर साइड पर 2 फिशर्स, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, इधर अपर लोब, मिडल लोब, ठीक है, अपर लोब, लोअर लोब। वो कह रहा है कि पेशेंट को गन शॉट वुंड लगा है एपेक्स पर और बैक से, थॉरैक्स से, और वो लेफ्ट लंग से पास हुआ है एपेक्स और डायफ्रागमेटिक सरफेस पे। तो कौन सी चीज जो इन्वॉल्व हो गई, अब ये देखें कि ये पेशेंट है, ये उसकी एपेक्स, ये डायफ्रागमेटिक सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर। इसके दरमियान उसकी जो है ना बुलेट लगी है इन दोनों के दरमियान। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या बन रहा है, ये वाला। तो किधर गया है, लो लोब में, किधर गया है, लो लोब में। तो इसका आंसर क्या बना, इंफीरियर लोब। अपर लोब को हम सुपीरियर भी कह दो, लोअर लोब को आप इंफीरियर भी कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो पेशेंट की जो एनाटॉमी के अंदर ये इसके अपेक्स लंग होती हैं, ये बेस होती है, डायफ्रागमेटिक सरफेस बेस भी कहते हैं। इसके मिडल में पास की है तो ये बनी है, तो कहां से गुजरी, लो लोब से। तो आंसर क्या बना, इंफीरियर लोब। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज रिपीट की थी तो 1-2 दिन पहले कि एज लेस देन 14 प्लस नॉन स्मोकर प्लस 2C कौन से, COPD प्लस सिरोसिस। तो क्या डायग्नोसिस बनेगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये चीज अगर आप याद रख लेंगे आपकी जिंदगी इस तरह से आसान है। अब आप क्वेश्चन देखें, 21 ईयर ओल्ड 40 से कम, नॉन स्मोकर develop progressive coughing, wheezing, shortness of breath, chest tightness, increased producing of mucus, barrel shaped chest appearance। ठीक है, ये किसकी तरफ चेस्ट स्टार्ट कर रहा है, COPD में बैरल शेप चेस्ट भी होती है, ठीक है, बैरल शेप चेस्ट, प्रोग्रेसिव कफ, wheezing, shortness of breath, ये सारे फीचर्स किसके हैं, COPD के, ठीक है। और तो क्या बना हमारे पास, 40 से उम्र कम है, नॉन स्मोकर है, COPD की हिस्ट्री है, तो क्वेश्चन क्या बना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी।
ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 116। 116 के अंदर 2 साल का 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया है। द चाइल्ड इज इल लुकिंग 90% रिट्रैक्शन एंड नेजल फ्लेयरिंग, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आर प्रेजेंट। बस आपने जो है ना इसमें 3 चीजें याद रखनी है। एक होता है हमारे पास सिवियर निमोनिया, एक होता है नमोनिया, एक होता है नो नमोनिया। ठीक है। अगर ग्रंटिंग प्लस स्ट्राइडर प्लस फ्लेयरिंग वगैरह हो, प्लस फ्लेयरिंग प्लस हो, तो ये हो गया सीवियर। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ निमोनिया। अगर पेशेंट को इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो हो जाएगा नो निमोनिया। तो उसमें आप देखें पेशेंट को हमारे पास इल लुकिंग है, उसकी नेजल फ्लेयरिंग है, डिटेक्शंस है, ऑक्सीजन भी कम है, तो आंसर क्या बना हमारे पास, सीवियर निमोनिया। रिपीटिंग, अगर पेशेंट को सीवियर निमोनिया के ग्रंटिंग हो, स्ट्राइडर हो, फ्लेयरिंग हो तो सीवियर है। अगर रेस्पिरेटरी रेट सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट बड़ा हो तो निमोनिया। अगर उन दोनों में से कुछ भी ना हो तो नो निमोनिया। तो उस पेशेंट में आप देखेंगे पेशेंट को हमारे पास कह दें कि नेजल फ्लेयरिंग है, रिट्रैक्शन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो हमारे पास क्या आंसर बना, सीवियर निमोनिया। ठीक है, तो आंसर बना सीवियर निमोनिया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है। अ यंग पेशेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, रिगर, कफ, प्लूरल स्पुटम, चेस्ट पेन। ठीक है। बस जब भी आपका कहते हैं कि मैंने उस दिन निमोनिया कैसे इधर डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा नहीं ख्याल आप किसी को डायग्नोस करना मुश्किल होगी। प्लूरल स्पुटम है, देखें पेशेंट को। ठीक है। फीवर, हाई ग्रेड फीवर, प्लूरल स्पुटम, चेस्ट पेन और कफ। तो मैं क्या कहूँ, तो निमोनिया बनता है। निमोनिया की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना, निमोनिया की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो हमारे पास है पोस्टीरो एंटीरियर चेस्ट एक्सरे। ठीक है जी, आपने बस याद रखना है निमोनिया के हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, पोस्टीरो एंटीरियर चेस्ट एक्सरे। तो इसका आंसर क्या बना, एक्सरे चेस्ट पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें आपको 2-3 मिनट में सारा सवाल पहले जो है ना वो मैं थोड़ा सा आपको जो हो ना वो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें कि अगर आपके पास देखें, जब आप सी में जाते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। और नॉर्मली N2 डिसॉल्व नहीं होती, नॉर्मली N2 नॉट डिसॉल्व इन ब्लड। ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है आपका सी में जाने से तो N2 क्या होती है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है। सो सो जो आपका जो है, मैं पहले कह दूं कि नॉर्मली जो N2 जो है वो आपकी डिसॉल्व नहीं होती ब्लड के अंदर। ठीक है। जैसे ही आप सी का प्रेशर आपका रेज होता है तो N2 जो है वो डिसॉल्व होने लग पड़ती है ब्लड के अंदर। ये आप जो है वो थोड़ा सा याद कर लें। उसके बाद आप देखें कि जब व्हेन आप समंदर में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ेगा। N2 की होगी डिसॉल्व इन ब्लड। ठीक है। तो जब आप ऊपर आएंगे सी में, जब आप ऊपर आएंगे तरल के ऊपर आएंगे तो जो N2 आपकी बॉडी में डिसॉल्व हुई थी वो आप वो निकलेगी बबल्स की शक्ल में ब्लड के अंदर।
ठीक है, बबल्स इन ब्लड। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ इस चीज को। जब आप सी में होते हैं, जब आप समंदर में होंगे तो आपकी हाई प्रेशर होने की वजह से N2 जो है ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब आप ऊपर आएंगे समंदर के, तो N2 जो ब्लड में डिसॉल्व हुई थी वो अब बबल्स की शक्ल में ब्लड में निकलेगी। ठीक है, जब वो बबल्स की शक्ल में निकलेगी ब्लड में, तो एक तरह की वो बनेगी एयर एम्बोलाई। क्या बनेगी? एयर एम्बोलाई। जब एयर एम्बोलाई बनेगी तो वो कैपिलरीज को जाकर ब्लॉक करेगी, ब्लॉक कैपिलरीज। ठीक है, सी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, N2 ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप समंदर के ऊपर आते हैं, प्रेशर कम होने लगता है। जब प्रेशर कम होने लगता है, जो N2 ब्लड में डिसॉल्व थी वो ऊपर आने लगती है, ऊपर आने लगती है, तो बबल्स जो हैं वो बनते हैं ब्लड में। और जब बबल्स जो ब्लड में बनते हैं उनको हम कहते हैं एयर एम्बोलाई। एयर एम्बोलाई जो है वो कैपिलरीज को जाकर ब्लॉक करते हैं। इस सम को हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। इस चीज को हम क्या कहते हैं? डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, सो ये थी, मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी थी। ये आपको पहले भी सीखी होंगी, मैं अब इसकी डिटेल में फर्दर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो नेवी डाइव इन सोल्जर, ठीक है, वो रैपिडली वापस आया। डीकम्प्रेशन सिकनेस का एक क्ल्यू पॉइंट है कि एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि जो पेशेंट है जब भी आएगा आपके पास वो कहेगा कि ही केम रैपिडली बैक टू द सरफेस। जब भी सी से हिस्ट्री आए रैपिडली बैक टू सरफेस, तो आपने हमेशा हमेशा पेशेंट में डाइव किया है, वो रैपिडली बैक टू सरफेस आया है, तो आपका डायग्नोसिस हमेशा क्या बनेगा? decompression sickness। ठीक है, decompressed muscular pain, arthalgia, headache, vertigo, and ataxia. What is the most likely explanation of this phenomena? क्या बना? Formation of air bubbles in the circulation। तो मैंने पहले आपको पैथोलॉजी बता दी है, तो उसका क्या आंसर बना? ए। ठीक है, now move to question number 119। in question number 119 emergency एस्थमा के एक्सरबेशन के साथ आया है। टेकिपनिक एंड इंटरकोसेक्शन इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी? जी, क्या होगी इनिशियल मैनेजमेंट एस्थमा के एक्सरबेशन में? क्या होती है? लाबा, लामा, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, तो लाबा सबसे पहले क्या है? लाबा, लाबा कौन सा इसमें लाबा है? हाँ जी, साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन। तो आंसर क्या है? डेल्टा। ये पहले भी मैं आपको बताया हुआ है, तो हम इस पर टाइम दोबारा ज़ाया नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप ये देखें कि पेशेंट जो है हमारे पास क्या आया है? फीवर, डिज्निया, टेकिपनिया। और क्वेश्चन और जो है वो लेफ्ट साइड पे इंपेयर है विद डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड एंड ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ठीक है, डेंस ओपेसिटी इन द लेफ्ट चेस्ट लोब। आप इसमें गलती है उसको ठीक कर लें। ठीक है, वो उसको आप ठीक कर लें। इसमें आप कहते हैं इसको निकाल दें, ये गलत है, ये चीज गलत है, इसको निकाल दें। ठीक है, इसको निकाल दिया, क्वेश्चन में गलती है। ऑन सेकंड पॉसिबिलिटी डे ही डेवलप फीवर, डिज्नी, टैकिकार्डिया, इंपेयर्ड परकशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रीथिंग, टेंस ऑप्रेसिंग द लेफ्ट लोब, ब्रोंकोनिमोनिया। ये पहले भी मैं बहुत दफा बता चुका हूं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सो अब आपको एक चीज मैं बता दूं, पहले भी मैंने बताई थी, आज रिपीट कर। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। इसमें आती है सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकियोस्टिस। ठीक है, इसमें आती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ओबेसिटी एंड मैनी मोर। ठीक है, सो ठीक है, इसमें आपकी जो आती है हमारे पास, कहते हैं कि इसमें एक्सपिरेशन इफेक्ट होती है, इसमें इंस्पिरेशन इफेक्ट होती है। ठीक है, एक्सपिरेशन इफेक्ट क्या होगी? जो एयर जो है अनएबल टू कम आउटसाइड,
कम आउटसाइड। अगर एक्सप्रेशन इफेक्ट होगी तो एक्सप्रेशन के जितने पैरामीटर्स हैं वो प्रोलॉन्ग कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? प्रोलॉन्ग। ठीक है, तो इसने दिया है पीईएफ। पीईएफ क्या है? पीक एक्सपायरेटली फ्लो। अब एक्सपायर, इसका मतलब ये है कि पीक के मैक्सिमम एक्सपायरेटिव फ्लो कितना होगा। तो मैक्सिमम एक्सपायरेटिव फ्लो जो है वो 80 होता है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन अफेक्टेड है। हवा बाहर नहीं आ रही, एयर इज अनएबल टू कम आउटसाइड, तो इसका जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो है वो कम हो चुका है। क्या हो चुका है? कम। जिसमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कम है तो कौन सी डिजीज होगी? जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में से कौन सी है? ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, डिजीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन में जो पैरामीटर्स हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। तो एक हमारे पास ऐसा पैरामीटर है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कम होगा। क्यों? पीक एक्सपायरेटरी फ्लो का मतलब ये है कि आपकी मैक्सिमम एयर जो कितनी बाहर निकल सकती है फ्लो के साथ, ओके, एयर इसमें नहीं बाहर आती, इसलिए पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कम होगा। और जब पीक एक्सपायरेटरी फ्लो इसमें कम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कौन सी है जी? ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, सो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 122। हाँ जी, तो इसमें आप ये देखें कि वही चीज है कि R20 ड्राई कफ, रात को उठता है, बीज है और नॉन स्मोकर है। तो पहले भी आ चुका, क्या आंसर है? ब्रोंकियल अस्थमा। इसको अभी पहले मैं एक्सप्लेन करके आया हूं, तो उसको मैं मजीद एक्सप्लेन करके नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पर जाता हूँ, सिर्फ मोटा मोटा आइडिया, बाकी आपने लेक्चर सुन लिए होंगे फर्स्ट या बाकी लेक्चर्स के, सिर्फ मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। देखें, जब भी आपने एसिड बेस डिसऑर्डर्स देखने हैं, एसिड बेस डिसऑर्डर्स, तो आपने सब वन क्या चेक करना है? पीएच 7.35 7.45 नॉर्मल। इस तरफ को जाएंगे तो पीएच कम है तो एसिडोसिस, इस तरफ को जाएंगे तो पीएच ज्यादा है, क्या होगी? अल्कलोसिस। आपने स्टेप 1 पे पहले इतना डिसाइड करना है कि पीएच ज्यादा है कि कम है। ठीक है, पीएच ज्यादा कम है तो एसिडोसिस है, पीएच ज्यादा है तो अल्कलोसिस है। स्टेप 1 आपने बता दिया कि एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है। अब आपने डिसाइड कर लिया है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी है, मेटाबॉलिक है कि एसिड रेस्पिरेटरी है। तो उसके लिए स्टेप 2 हम देखेंगे बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट नॉर्मल कितने होते हैं? 24 से 28 तक। अगर बाइकार्बोनेट जो है वो कम है, 24 से कम है, तो इधर को जाएंगे तो एसिडोसिस है, इधर को जाएंगे ज्यादा है तो अल्कलोसिस है। ये टेक्निकल बात है, निमोनिक है मेरा, आप उसको याद रख लें। ठीक है, अल्कलोसिस, निमोनिक। अगर दोनों दोनों ही कम हो रही है, पीएच भी कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है, दोनों ही लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, दोनों ही लेफ्ट साइड पर हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोनों ही लेफ्ट साइड पर है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर दोनों ही राइट साइड पर तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। जिंदगी आसान। पीएच भी कम, बाइकार्बोनेट भी कम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पीएच भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट ज्यादा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, स्टेप 3 क्या है हमारे पास? चेक फॉर कंपनसेशन। ठीक है, हम देखें पहले एक चीज मैं भूल गया, पीएच कम एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट ज्यादा, कौन सी है जी? अपोजिट डायरेक्शन। पीएच कम है लेकिन बाइकार्बोनेट ज्यादा है। पीएच लेफ्ट साइड को, बाइकार्बोनेट राइट साइड को, तो कौन सा होगा? पीएच कम तो एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट ज्यादा तो कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, पीएच जो थी हमारे पास ज्यादा थी, राइट साइड पे हो, ज्यादा हो, और बाइकार्बोनेट क्या हो, हमारे पास बाइकार्बोनेट क्या हो? कम। पीएच ज्यादा है तो हमारे पास क्या है? अल्कलोसिस है, लेकिन बाइकार्बोनेट कम है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी है। ठीक है, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो मेटाबॉलिक है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो रेस्पिरेटरी है। ये चीज अगर हमें याद करें, जब भी आप आए तो आप ये दो डायरेक्शन बना लें, आपको पता लग जाएगा मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, ये आपको पता लग जाएगा।
आप स्टेप 3 में जो है ना इसके बाद कंपल्सन चेक करेंगे। मैं बता दिया कि रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, चारों में से कोई भी आपने डिसाइड कर लिया जी ये है, आपका कंपल्सन है कि नहीं है। मेटाबॉलिक के केस में किडनीज करेंगी और लंग्स करेंगे, और रेस्पिरेटरी के केस में किडनीज करेंगे, ठीक है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो लंग्स क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकाल के हमारे पास CO2 बॉडी में कम हो जाएगी। एसिडोसिस है, CO2 क्या है, एक एसिड है। अगर एसिडोसिस है तो CO2 को लंग्स बाहर निकाल देंगे, CO2 कम हो जाए, कंपनसेशन हो जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी है और अगर तुम्हारे पास अल्कोसिस है तो एसिड, CO2 क्या है, एक एसिड है, CO2 क्या है, एक एसिड है। तो मेटाबॉलिक अल्कोसिस केस में CO2 क्या होगी, वो रिटेन होगी, CO2 क्या होगी, वो रिटेन होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, कंपनसेशन होगी। रेस्पिरेटरी केस में किडनी कंपनसेशन करेंगे। सो नाउ रिटर्निंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। सो अब आप ये देखें, पीएच क्या है, 7.3। तो क्या पीएच क्या हो गई, कम, तो क्या हुआ, ये पहले एसिडोसिस, क्या हुआ, एसिडोसिस। अब अगला देखें हम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है हमारे पास, कम, तो क्या बने हमारे पास ये, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो कंपोजिशन कौन करेंगे, लंग्स। लंग्स क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, तो बॉडी में क्या हो जाएगी, CO2 क्या होनी चाहिए थी, कम। बॉडी में CO2 क्या होनी चाहिए थी, कम बॉडी में, लेकिन इस केस में CO2 क्या है हमारे पास, कम। तीनों चीजें हो गई, पीएच कम, एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कंपनसेशन स्टेप 3, CO2 क्या होना चाहिए, कम। CO2 कम है तो क्या आंसर हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। स्टेप 3 क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 में अब ये देखें, a 29-year-old fever, body aches, diarrhea, cough for 3 days, loss smell and taste for 2 days, difficulty breathing for 1 day। क्या उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पेशेंट हमारे पास हो, उसको फीवर हो, ठीक है, ठीक है, उसको ड्राई कफ हो, ठीक है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, ठीक है, तो आपका जो डायग्नोसिस क्या बनेगा, वायरल निमोनिया, वायरल निमोनिया, ठीक है। और अगर उसका आप देखें कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है तो ये किसमें होता है, कोविड के अंदर। जी मैंने उस दिन बताया, तो उसका आंसर क्या बनेगा, PCR फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए PCR करते हैं, यह मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आप देखें कि ER के आया है हमारे पास चेस्ट पेन के साथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ। कौन सा पेशेंट, ट्रॉमा के अंदर, ट्रॉमा का पेशेंट आया है। इंक्रीज हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग, टैकिया डेविएशन एंड एम्फिसीमा, ही इज वाइटली अनस्टेबल। वो जी वाइटली अनस्टेबल, मैंने क्या कहा था। सबसे पहले अब ये देखें, चेस्ट पेन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ट्रॉमा का पेशेंट है, ठीक है, और ट्रैकियल डेविएशन है और वाइटली अनस्टेबल है। तो क्या आंसर, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब वाइटली अनस्टेबल हो, वाइटली अनस्टेबल हो तो आपने टेंशन न्यूमोथोरैक्स की तरफ जाना है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 126 पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, सी पीएच इज रेज्ड, अल्कलोसिस, ठीक है, बाइकार्बोनेट पे जाएं, बाइकार्बोनेट इज रेज्ड, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। स्टेप 3 चेक फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन में मेटाबॉलिक अल्कोसिस में क्या करेगी, मेटाबॉलिक अल्कोसिस में कौन क्या करेंगे, लंग्स आएंगे, लंग्स क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट को रिटेन करेंगे, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट भर जाएगा। तो बाइकार्बोनेट सॉरी लंग्स क्या करेंगे, CO2 को रिटेन करेंगे, तो बॉडी में CO2 क्या हो जाएगी, रिटेंशन। फर्स्ट चेक फॉर अल्कोसिस, पीएच बढ़ी हुई थी, अल्कोसिस किया है, उसके बाद हमने बाइकार्बोनेट देखा, वो बढ़े हुए थे, मेटाबॉलिक अल्कोसिस हो गया। हम कंपनसेशन चेक करेंगे स्टेप 3 पर। तो लंग्स जो है वो CO2 को रिटेन करेंगे, तो बॉडी में CO2 क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन इधर देखें कि हमारे पास CO2 क्या है, कम है, तो इसका मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोसिस साथ हो रही है, मिक्स्ड डिसऑर्डर है, ठीक है।
तो जब आपकी एक प्रॉपर कंपनसेशन जो है आपके मुताबिक ना हो और CO2 भरनी चाहिए थी, वो कम हो रही हो, तो आपने जो है वो मिक्स्ड डिसऑर्डर लगा देना है। तो इस केस में मिक्स्ड मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी अल्कोसिस होगा, क्योंकि PCO2 कम है। PCO2 इसलिए हमने रेस्पिरेटरी अल्कोसिस लगाया है कि रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में PCO2 जो है वो कम होती है। PCO2 क्या होती है रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में? कम होती है। अगर PCO2 ज्यादा हो तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, अगर PCO2 कम हो तो वो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। क्योंकि पेशेंट में PCO2 कम है तो इसलिए हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोसिस लेबल किया, और इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने इसको पीएच ज्यादा और बाइकार्ब ज्यादा होने को लेबल किया। तो ये एक मिक्स डिसऑर्डर है। A patient comes in the outpatient clinic with claims of dry cough की कंप्लेंट के साथ, fatigue and shortness of breath on a fever, bilateral radiculopathy, कोई वाला केस मैं बार बार मैंने कल एक्सप्लेन किया था, सार्कोइडोसिस है। मैंने कल भी एक दो दफा बहुत दफा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो हम इस पर जो है अपना टाइम अब ज़ाया नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रख लें कि यंग चिल्ड्रंस में जब मल्टीपल चेस्ट इन्फेक्शंस प्लस क्लबिंग हो तो आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस का हमेशा सोचना है। यंग चिल्ड्रंस के अंदर मल्टीपल चेस्ट इन्फेक्शन प्लस स्क्रबिंग हो तो आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस का सोचना है। देखें, इसमें कह दें कि क्रॉनिकली प्रोडक्टिव कफ विद एसोसिएटेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड विद आल्सो लेथार्जी, क्लबिंग एंड वेट लॉस। ठीक है, टीबी की स्कैनिंग उसकी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर जो है यंग चिल्ड्रन है, मल्टीपल देखिए चेस्ट इन्फेक्शन की प्रोडक्टिव कफ है शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ के साथ, उसके बाद इसको क्लबिंग है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब हम जो है हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ठीक है, आप ये देखें कि कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन एंड टाइटनेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कह रहा है कि पेशेंट को है एस्थमा है। ठीक है, क्योंकि वो वीट फैक्ट वर्क पर उसको हो रहा है, वर्क की वजह से इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा। वो कैसे कि एंटीजेंस एट वर्क काजेस एस्थमा अटैक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि उसके ऑक्यूपेशन पर है वो उसके एस्थमा के अटैक को ट्रिगर करती है, इस वजह से इसको हम ऑक्यूपेशनल एस्थमा कहते हैं। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, कार्डियक, अच्छा देखें, इमोबिलिटी हिप पेन के साथ। ठीक है, और देखें इमोबिलिटी हिप पेन के साथ हो तो इमोबिलिटी हमारा किसका रिस्ट्रिक्टर थी? विस्कोस टायर को याद करें, हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो उससे हमारे पास क्या होता है? उससे हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। इमोबिलिटी हो पेशेंट को तो आपने स्टेसिस ऑफ ब्लड की वजह से हमेशा पल्मोनरी एम्बोलिज्म लगाना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन 130 तक कर ली है, अभी हम लेंगे 10 मिनट की एक ब्रेक। 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हमारी ये कहते हैं कि एक 10 मिनट की ब्रेक है। मैं आपके पास 11:15 बजे आपको दोबारा